वेलकम टू द साइंस ट्यूटर। आज हम इम्पल्स के बारे में और फ्रिक्शंस के बारे में आगे कंटिन्यू पढ़ेंगे। हमने इससे लास्ट लेक्चर में हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन ऑफ इक्वेशंस देखी थी, हमने लॉज ऑफ मोशंस देखी थी और उनके अपन ने थ्योरेटिकल में पढ़े थे, उनके यूजेस एप्लीकेशंस की डेली लाइफ में कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। तो आज हम इम्पल्स के बारे में पढ़ेंगे। इम्पल्स किस टर्मिनोलॉजी क्या है और ये क्या कहती है। मैंने आपको बताया था इम्पल्स के बारे में, थोड़ा सा रिलेट है ये मोमेंट से। जो मोमेंटम होता है और इम्पल्स लगभग सेम ही होते हैं, इनके फॉर्मूले मैग्नीट्यूड वगैरह, लेकिन कहने का जो तरीका होता है वो अलग होता है कि मतलब अगर इस तरह से फोर्स लग रहा है उस पर अपन कुछ उस पर एक्ट कर रहे हैं तो इस चीज़ को अपन इम्पल्स कहेंगे। जैसे हम ऐसे कहते हैं स्ट्रेस और प्रेशर, यूनिट तो सेम होती है लेकिन फ़र्क होता है, क्योंकि स्ट्रेस होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और प्रेशर भी की यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लेकिन इनमें डिफरेंस ये होता है कि स्ट्रेस होता है वो इंटरनल होता है, प्रेशर एक तरीके से इंटरनल जनरेटेड स्ट्रेसेस होती है जो फोर्स के द्वारा होती हैं, फोर्स अप्लाई होता है, इंटरनल होती है किसी बॉडी के अंदर, और प्रेशर आउटर होता है, अप्लाइड होता है। तो ऐसी कुछ चीज़ें इम्पल्स इम्पल्स में भी वही है। मोमेंटम क्या होता है, एम वी होता है, यहाँ पर भी यही है एम वी। तो इसमें हम ये देखेंगे कि इम्पल्स किसे कहते हैं और ये मोमेंटम से अलग किस तरीके से अलग है। अगर हम इसको फिनोमिना को यूज़ करके देखें तो कहीं पर ये एप्लीकेशन यूज़ हो रही तो उसको हम मोमेंटम कहेंगे कि इम्पल्स भी कह सकते हैं, तो वो देखते हैं। बाकी यूनिट सेम है इनकी। हम मैग्नीट्यूड वगैरह जो वैल्यूज़ लिखेंगे वो आप ब्रेक डाउन करोगे, डिराइव्ड वगैरह करोगे तो सेम ही आएंगी अगर आप उनको, बस लिखने का तरीका अलग है। तो इम्पल्स वो होता है चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम, तो चेंज इन मोमेंटम या फिर इम्पल्स बोल लो, एक ही बात है। और फोर्स इनटू टाइम, फोर्स इनटू टाइम मतलब फोर्स इनटू टाइम, फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, फोर्स की वैल्यू, फोर्स इनटू टाइम बोल रहे तो फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, न्यूटन होगी। और टाइम इनटू टाइम मतलब सेकंड, ठीक है। इसका फॉर्मूला बताया फोर्स इनटू टाइम, या फिर चेंज इन मोमेंटम भी कह सकते हो या फिर इम्पल्स कह सकते हो। तो न्यूटन इनटू सेकंड हो गया फोर्स इनटू टाइम। तो न्यूटन को और ब्रेक डाउन करो, न्यूटन को ब्रेक डाउन करोगे तो क्या आएगा लिखा हुआ, न्यूटन को क्या आएगा, केजी पर मीटर, क्या लिखा हुआ आएगा जब हम ब्रेक डाउन करेंगे, तो केजी मास इंटू एक्सेलरेशन हो जाएगा, केजी इंटू मीटर अपॉन सेकंड का स्क्वायर। और यहाँ पर इसको सेकंड को नीचे उतारेंगे तो ये एक एस से ये कट जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, केजी मतलब मास इंटू एम अपॉन मीटर पर सेकंड मतलब वेलोसिटी, तो वी भी लिख सकते हो। तो एम वी हो गया एक तरीके से, केजी इंटू मीटर पर सेकंड हो गया। तो ये सब चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई कि अपन इसको और डिराइव्ड में क्या, इसको मोमेंटम की टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं, वो मैंने आपको बता दिया है। तो अब आगे देखते हैं कि इसको कहते क्या हैं। ये तो मैंने वैल्यू पढ़ाई है आपको कि क्या होता है, केजी पर मीटर पर सेकंड और ये आप, लेकिन इसका होता क्या है, ये होता है कोई लार्ज फोर्स आ रहा होता है अपनी तरफ, उस पर उसको ओवरकम करने के लिए, उसको कम करने के लिए किसी भी प्रेशर को, किसी भी बहुत तेज़ फोर्स आ रहा होता है, बहुत स्पीड से, हाई स्पीड से प्रेशर उस पर लग रहा होता है, वो फोर्स जनरेट करता है कोई भी बॉडी पर, अपनी बॉडी पर। उसको कम करने के लिए, उसको रिड्यूस करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा। अगर कोई फोर्स एकदम से आपके ऊपर आ रहा है तो आपको टाइम चाहिए होगा ना थोड़ा, जितना आप टाइम खींचोगे उतना वो स्लोली स्लोली डाउन जाएगा और आपको कुछ जर्क भी महसूस नहीं होगा, मतलब धक्का भी महसूस नहीं होगा ना, आपकी बॉडी में कुछ ज़्यादा वो चेंजेस आएंगे, भाई चोट लग गई वो लग गई, तो उसका टाइम रिड्यूस, टाइम इंक्रीज़ करोगे जिससे उसका प्रेशर जो है, उसका फोर्स का जो वैल्यू है वो रिड्यूस साइमल्टेनियसली कम हो, धीरे धीरे कम हो। तो वो चीज़ है कि हम कैसे कर सकते हैं इसका एप्लीकेशंस, आप देख सकते हो एप्लीकेशन, जैसे हम बॉल को कैच करते हैं, क्रिकेट बॉल को एथलीट कैच करते हैं, तो कैच कैसे करते हैं, बॉल आती है बड़े हाई फोर्स से आती है, स्पीड से आती है, उसको कम करने के लिए हम टाइम क्या करते हैं, हैंड में जब कैच करता है कोई एथलीट तो उसका टाइम इंक्रीज़ करता है ताकि उसका फोर्स रिड्यूस हो जाए। इम्पल्स उसको कहते हैं। हम जब कैच करते हैं तो अपना हैंड पीछे की साइड खींचते हैं, कोई विकेट कीपर होता है वो पीछे की साइड अपना हैंड को लेके जाता है, वो इसलिए लेके जाता है कि उस बॉल का जो प्रेशर है, जो फोर्स उस पर लग रहा है वो कम हो जाए,
टाइम इंक्रीज़ कर रहा है वो ऑटोमेटिकली। तो ये इसका एप्लीकेशंस होगी जैसे, तो इसका आप देख सकते हो लार्ज फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी फॉर वेरी शॉर्ट टाइम के लिए। तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा, फोर्स इनटू टाइम का वही इम्पल्स कहलाएगा। ये तो मैंने एप्लीकेशन बता दी, ये थ्योरेटिकल में हो गया। और यहाँ ट्रेन का भी लिखा हुआ है, बोगी ऑफ ट्रेन, मतलब ट्रेन में जो जर्क आते हैं, मतलब धचके आते हैं, तो एक तरीके से ट्रेन हिलती है, तो उसमें ये क्या होता है कि आपको ट्रेन का क्या करते हैं कि ट्रेन का टाइम इंक्रीज़ कर देते हैं। शिप होता है, वॉर शिप होता है, आपने देखा होगा, उसका क्या होता है, उसका टाइम इंक्रीज़ नहीं होता, उसका कम होता है। आपने शिप्स देखे होंगे जब जो क्रूज़ होते हैं जिनमें एक्चुअली जो ट्रैवलिंग के लिए यूज़ होते हैं, ट्रेडिंग के लिए यूज़ होते हैं, वॉरशिप की बात नहीं कर रहा, तो उसमें टाइम इंक्रीज़ होता है। ऐसी ट्रेन में कि ट्रेन हिलती है अपने उस पर ही, सस्पेंशन पर, उसका टाइम इंक्रीज़ होता है, कभी इधर जाएगी कभी इधर जाएगी। ऐसा नहीं होता वॉरशिप की तरह कि इधर गई फिर उधर गई। जैसे आप एक्सेलरेटर होते हैं अपने बाइक्स में होते हैं, तो क्या होता है, जैसे कोई वो आता है, आपको जर्क आता है, आपको लगता है भाई अनकंफर्टेबल रोड आ गया, तो वो क्या करता है, टाइम इंक्रीज़ करता है, स्प्रिंग उसका जो फोर्स होता है, ताकि आपको ज़्यादा धचका न लगे। सस्पेंशन क्या करता है, उसका टाइम इंक्रीज़ करता है फोर्स का, तो आपको क्या कंफर्टेबल राइड मिले। ऐसी वॉरशिप होते हैं, वॉरशिप में टाइम इंक्रीज़ नहीं होता, उनमें तो वॉर में शिप में तो टाइम इसलिए इंक्रीज़ नहीं होता क्योंकि सामने जो होते हैं एनिमीज़ होते हैं, तो इतना टाइम होगा उसको घूमने में, ऊपर नीचे होने में, इतने में तो कोई अटैक कर सकता है। लेकिन ये कंफर्टेबल राइड के लिए होता है। ट्रेड अपन ट्रैवलिंग के लिए जाते हैं शिप्स में, एक कंट्री से दूसरे कंट्री, तो उनमें होता है, ट्रेडिंग वाले में होता है कि भाई जब भी कोई ओशन में कुछ सुनामी वगैरह या फिर काफ़ी ज़्यादा वेव्स आ रही होती है, टाइड वेव, हैवी टाइड वेव्स आ रही है, तो वो शिप होता है वो ज़्यादा इधर उधर नहीं करता, वो टाइम लेता है इधर से उधर जाने में, टर्न करने में। तो क्या कर रहा है, फोर्स कम कर रहा है उसका, ओशन टाइड वेव जो हिट कर रही है उस पर जिसका फोर्स, वो एक तरीके से ये भी आप कह सकते हो। एथलीट को एडवाइस भी दी जाती है कि भाई वो स्पीड से भाग रहे हैं तो वो एकदम से रुके ना, कोई भी चीज़ एकदम से ना रुके, वो धीरे धीरे अपनी रिड्यूस करें स्पीड को, ताकि उनको ज़्यादा फोर्स महसूस ना हो, वो इंक्रीज़ करें इस टाइम का, स्लोली स्लोली रिड्यूस करें अपनी स्पीड को। और ये इसकी अपेरेंट वेट, ये तो इसका इम्पल्स का फिनोमिना हो गया जो मैंने बताया, एप्लीकेशंस हो गई और इसकी डेफिनेशन हो गई। तो एक नेक्स्ट टॉपिक है अपेरेंट वेट ऑफ अ पर्सन इन अ लिफ्ट। अपेरेंट वेट ऑफ अ पर्सन मतलब, एक तो इसका कहने का मतलब है हेडिंग का कि जो वेट होता है पर्सन का, वो अपेरेंट वेट का मतलब होता है कि जो एक्चुअल वेट नहीं है उसके अलावा जो उसका वेट है, मतलब कि एक तो एक्चुअल वेट हो गया उसका, एक्चुअल वेट कितना है मेरा 50 kg है, 50 kg मेरा मास है। मास तो कांस्टेंट रहेगा लेकिन वेट डिफरेंस होता है, वेट क्या होती है mg। तो जैसे मेरा 50 ग्राम kg मतलब वेट है मेरा, mg होता है एक्चुअली, जो वेट होता है न्यूटन वैल्यू होती है उसकी, 50 न्यूटन मेरा वेट है। तो ये मेरा एक्चुअल वेट है, लेकिन अपेरेंट वेट क्या हो सकता है, 60 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है। तो वो यह वेरी करता रहता है, उसको कहते हैं अपेरेंट वेट। जो एक्चुअल वेट नहीं है उसको अपेरेंट वेट कहेंगे। तो अपेरेंट वेट कैसे डिफ़र करता है, किस कंडीशन में अलग होता है, और इसकी क्या ज़रूरत पड़ी, क्या क्यों ये फिनोमेना आया निकल कर कि अपेरेंट वेट यूज़ होने लगा, कोई एक वैल्यू आने लगी, तो उसको हम देखते हैं अपेरेंट वेट एक्चुअल वेट को क्यों डिफ़र कर रहा है और इसका यूज़ क्या है। जो जब भी कोई लिफ्ट में पर्सन जाता है तो लिफ्ट रेस्ट पर है, तो क्या होगा, लिफ्ट रेस्ट पर है तो अपेरेंट वेट और एक्चुअल वेट इक्वल होंगे। अब आपने एक्चुअल वेट क्या होता है, एक्चुअल वेट होता है mg, उस पे लगने वाला वेट, पर्सन पे लगने वाला उसका वेट जो है, पर्सन का वेट कितना हो गया, मास हो गया, इनटू जी, ग्रेविटी ऑफ, ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ हो गया, तो वो तो एक्चुअल वेट हो गया। लेकिन अपेरेंट वेट वो नहीं होता, अपेरेंट वेट होता है कि mg तो होगा, वो भी न्यूटन में ही आएगा, लेकिन वो डिफ़र करेगा। अब हम देखते हैं किस केसेस में कैसे वो डिफ़र करेगा, कम ज़्यादा कैसे होगा। जब वो लिफ्ट में है, कोई पर्सन रेस्ट पर है लिफ्ट, तो अपेरेंट वेट और रियल वेट या फिर एक्चुअल वेट कह सकते हो आप, वो क्या होगा, इक्वल होगा। जब ये केस हो गया वन, ऐसे ही सेकंड, व्हेन लेफ्ट इज मूविंग यूनिफॉर्मली इन अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन, यूनिफॉर्मली जा रही है। रेस्ट में तो केस ख़त्म ही हो गया, रेस्ट का मतलब होता है वहीं पे ही रुका हुआ है ना, उसमें कोई चेंजेस आ रहे हैं ना कुछ आ रहा है, तो मतलब एक्चुअल और अपेरेंट वेट बराबर होगा। लेकिन चेंज कब आएगा, वेट में, वेट में चेंज आएगा जब कुछ ना कुछ में चेंजेस होंगी, उसमें हरकतें होंगी। तो यहाँ पर मूविंग हो गया, मूविंग हो गया, तो यार ये हो सकता है कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो अब देखते हैं मूविंग में क्या होता है, मूविंग यूनिफॉर्मली, लेकिन यूनिफॉर्मली आ गया,
यूनिफॉर्मली आ गया, तो इसलिए यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। वो एक ही स्पीड से उसकी लिफ्ट ऊपर नीचे जा रही है, तो उसमें भी कोई चेंजेस नहीं आएगा यूनिफॉर्मली। व्हेन लिफ्ट इज एक्सलरेटिंग अपवर्ड, अपवर्ड जा रही है तो तेज़ी से जा रही है, स्पीड उसकी इंक्रीज होती जा रही है, एक्सलरेट होती जा रही है, तो क्या होगा, तब ये होगा अपेरेंट वेट आपका इंक्रीज हो जाएगा एक्चुअल वेट से। और यूनिफॉर्मली होगा, रेस्ट में होगा, तो अपेरेंट वेट क्या होगा, इक्वल होगा आपके एक्चुअल वेट से, एक्चुअल वेट के। अब एक्सलरेट अपवर्ड में तो इंक्रीज हो जाएगा अपेरेंट वेट, और एक्सलरेट डाउनवर्ड से तो अपेरेंट वेट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और व्हेन लिफ्ट इज़ फॉलिंग फ्रीली तो अपेरेंट वेट आपका ज़ीरो हो जाएगा। तो अभी इसे क्यों होगा, इसका हम रीज़न देखते हैं। तो अभी तो आपने देखा कि रेस्ट में होगा, तो क्यों होगा, रेस्ट में तो इसलिए होगा भाई, अपेरेंट वेट और एक्चुअल वेट कुछ है नहीं ना। जैसे अपन जहाँ पे खड़े हैं, मैं जहाँ खड़ा हूँ, किस फ्लोर पे खड़ा हूँ, आप जहाँ बैठे हुए हो, वहाँ कुछ चेंजेस नहीं हो रहा फ्लोर की तरफ से, या फिर कोई फोर्स और एक्स्ट्रा नहीं लग रहा आप पे, आप वहीं वहीं की वहीं हो, रेस्ट में हो, तो आपका एक्चुअल वेट और अपेरेंट वेट बराबर है। अपेरेंट वेट तो आया नहीं पिक्चर में, वो एक्चुअल वेट ही है एक तरीके से। आप अपेरेंट वेट तो भूल आई नहीं, कोई टर्मिनोलॉजी नहीं आई जो उसका अलग होगा। लेकिन अब अपन कह सकते हैं कि एक्चुअल वेट और अपेरेंट वेट उस केस में इक्वल होगा, अगर आपको पता है तो। लेकिन उस वक्त तो पिक्चर में आया नहीं कोई अपेरेंट वेट, कोई नाम की चीज़ भी है जब रेस्ट में है तो बॉडी, ठीक है, इसको ऐसे भी देख सकते हो। और लिफ्ट मूविंग यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्म आप चल रहे हो, बाहर जा रहे हो, ऊपर जा रहे हो, नीचे जा रहे हो लिफ्ट में, तो आपका क्या होगा, अपेरेंट वेट और एक्चुअल वेट बराबर होगा, उसमें भी कोई चेंजेस नहीं आया, बिल्कुल स्लोली यूनिफॉर्मली जा रहा है, एक ही स्पीड पे जा रहा है, ठीक है। अब दिक्कत यहाँ पर आएगी कि आपका एक्चुअल वेट की जगह एक और वेट आने लग गया रीडिंग, तो वो कौन सा रीडिंग होगा, उसको अपन ने अपेरेंट वेट नाम दिया है। तो वो कब होगा, जब लिफ्ट स्पीड से गई है ऊपर, एक्सलरेट कर गई, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहा है कि आपका अपेरेंट वेट मतलब कि एक्चुअल वेट वाली वैल्यू नहीं आ रही है, आपका दूसरा वेट आ रहा है, दूसरा वेट आ रहा है, तो उसको नाम दिया अपेरेंट वेट आ रहा है। और वो क्यों ज़्यादा आ रहा है, वो इसलिए ज़्यादा आ रहा है क्योंकि जब भी आप ऊपर जाओगे डायरेक्शन में, तो नीचे लगने वाला एम जी जो आपका होगा ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी, और ऊपर की साइड रिएक्शन लगेगी, रिएक्शन क्या होगी, आर ले लो, टी ले लो, कुछ भी ले लो, जिस सरफेस पे आप खड़े हो, तो आप ऊपर तो जा रहे हो जिस स्पीड से, वो जो उसका जो जिस स्पीड से आप ऊपर की साइड जा रहे हो, एक्सलरेशन आपका जो लग रहा है आपके वेट का, आपके वेट पे लग रहा है, आपका वेट तो बराबर है, लेकिन साथ में एक और रिएक्शन लग रही है जो डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में लग रही है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, आपके वेट के साथ ही वो लग रही है, ऐड हो रही है, आपकी जो नीचे वेट है ना डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वो ऐड हो रही है और फोर्स लग रहा है, क्योंकि आप ऊपर जा रहे हो, लिफ्ट आपको प्रेशर से लेके जा रही है, बहुत स्पीड से ले जा रही है, एक्सलेट कर रही है, तो आपका जो वेट होगा वो क्या करेगा, वो अपोज करेगा, भाई नहीं 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 जाना, आपका वेट होगा वो अपोज ही करेगा ना, कि आपकी लिफ्ट स्पीड से लेके जा रही है और आप नहीं जाना चाहते, आपका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन जाएगा, ग्रेविटी अर्थ खींचेगी, भाई ये नहीं जाना एक तरीके से, तो वो एक्सेलेरेट क्या होगा, आपका अपेरेंट वेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो वेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज हो जाएगी, तो उस वक्त वो रीडिंग दिखाएगा, तो अपेरेंट वेट दिखाएगा, वो ज़्यादा होगा एक्चुअल वेट से। जब आपने रेस्ट में थे और यूनिफॉर्म स्पीड से डाउनवर्ड अपवर्ड जा रहे थे, तो उससे ज़्यादा वैल्यू आएगी। ऐसे ही फिर लेफ्ट इज एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड, जब आप नीचे जा रहे हो, तो नीचे जा रहे हो तो एक्चुअली जो आपका अर्थ का जो ग्रेविटी जी वो भी नीचे लग रहा है, और आप वैसे नीचे जा रहे हो ऑटोमेटिकली उसके फोर्स की वजह से, किसके, लिफ्ट के फोर्स की वजह से, वो और तो क्या होगा, वो जो ग्रेविटी से ज़्यादा लग रहा है, तो वो दोनों ऐड नहीं होंगे, वो माइनस हो जाएंगे। भाई किस स्पीड से जा रहा हूँ, वो जिस स्पीड से जाऊँगा, जो उनका दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा, उतनी स्पीड से मैं एक्सलेट कर रहा हूँ नीचे। एक तो ग्रेविटी मुझे खींच रही है, एक मेरे को मेरी लिफ्ट लेके जा रही है नीचे, तो कौन स्पीड से ज़्यादा लेके जा रहा है, तो उन दोनों का जो सब्सट्रैक्शन होगा वो मेरे को एक्सलेट करवा रहा है इतनी स्पीड से कि मैं नीचे जा रहा हूँ, तो वो क्या हो जाएगा, एक्चुअली वैल्यू कम ही हो जाएगी ना सब्ट्रैक्ट करने पर, तो वो चीज़ होगी, तो एक्सलेट डाउनवर्ड होगा, क्योंकि जब भी आप नीचे आते हो फ्री फॉल होगे तो और कम हो जाएगा वो, तो फिर आप जब भी जाओगे नीचे जाओगे तो बहुत ही ज़्यादा फ्री फॉल, मतलब एकदम से नीचे गिर रहे हैं, तो ग्रेविटी अंडर बहुत फ्री फॉल हो रहा है, कोई एक्सलेशन भी नहीं है, एक स्पीड से पर्टिकुलर एक्सलेट कर रही हो, तो एक तरीके से आपका अपेरेंट वेट ज़ीरो ही हो जाएगा, क्योंकि आपको हल्का महसूस होता है कि आप उड़ रहे हो, जिस स्पीड से जा रहे हो उसी तेज़ी की स्पीड से आप और नीचे जा रहे हो, तो आपको ऐसा महसूस होता है कि भाई मेरे में वेट है ही नहीं, वेटलेस हो गई हूँ मैं, क्योंकि आपको ग्रेविटी नीचे खींच रही है, आप और स्पीड से नीचे जा रहे हो, फ्री फॉल हो रहे हो आप तो और ज़्यादा, तो जितना आपको ग्रेविटी खींच रही है उससे ज़्यादा स्पीड से आप फ्री फॉल हो रहे हो, तो आपको लगेगा कि मैं वेटलेस हूँ। आपने ये कभी एप्लीकेशंस देखी होंगी आपने प्रैक्टिकल लाइफ में, अगर फ्री फॉल वाली महसूस नहीं करी लिफ्ट में तो खैर,
चोट लगने के चांसेस हैं। लेकिन आपने प्लेइंग्स ग्राउंड में या फिर कहीं पर आपने देखा होगा किसी झूले पर आप कभी ऊपर नीचे हुए हो, या फिर कहीं पर आपने करा हो कि आप ऊपर से नीचे गिर रहे हो कहीं से, तो आपने अपने आप को महसूस किया होगा। जैसे आप प्लेइंग जू वगैरह वगैरह होते हैं ना अपने, जैसे अपने प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनमें हम इंस्ट्रूमेंट्स तो या प्लेइंग अपन फेयर में जाते हैं कहीं पर, तो आपने कहीं 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 पर आपने इनको एक्सपीरियंस किया हो फ्री फॉल को। ऐसा नहीं है कि जैसे आप यहाँ से कूद गए किसी बिल्डिंग से कूद रहे हो, उस केस में नहीं, लेकिन जैसे आपने कहीं पे कोई झूला झूला हो, ऊपर से नीचे आ रहे हो आप, तो आपको लगता है कि भाई मैं वेटलेस हो गई हूँ, मेरा वेट कम हो गया है, मैं हल्का महसूस कर रही हूँ थोड़ा अपनी बॉडी को। तो ये चीज़ है। वैसे फ्री फॉल तो होना ही चाहिए लिफ्ट, ये डेंजर टू हेल्थ है एक्चुअली। इनमें डेथ भी हो सकती है, कोई एल्डर हुआ पर्सन फ्री फॉलिंग तो लिफ्ट में। अब फ्रिक्शन पे आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक। फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन होता है कोई भी चीज़ को रेजिस्ट करने वाला फोर्स, अपोज करता है कोई मोशन को। अपन कुछ भी कर रहे हैं उसके अगेंस्ट में जो फोर्स लगेगा, कुछ भी एक्शन कर रहे हैं वो फ्रिक्शन होगा, एक तरीके से फ्रिक्शन फोर्स होगा। तो बॉडी स्लाइड कर रही है, कुछ भी कर रही है, स्लाइड कर रहे हैं, भाग रहे हैं, रोलिंग कर रहे हैं, रेस्ट में। तो क्यों रेस्ट में? तो रेस्ट में क्यों है कि सामने वाला अपोज कर रहा है अपन को, तभी अपन रेस्ट में फिक्स्ड खड़े हैं कि एक ही जगह पर। सब रोलिंग हो गया, स्टैटिक हो गया, स्टैटिक तो रेस्ट वाला ही हो गया, और स्लाइडिंग हो गया। कहीं पर भी कुछ भी एक्शन चल रहा है उसके अगेंस्ट में जो भी फोर्स लग रहा है उसको अपोज करने में, उसको हम फ्रिक्शन कहेंगे। किसी सरफेस पर, पर्टिकुलर सरफेस पर अपोज करने वाला फोर्स, उस सरफेस पर जो अपन चल रहे हैं, जा रहे हैं, उसके अपोज में, उस सरफेस के कांटेक्ट में अपन आ रहे हैं, उस पर कुछ काम कर रहे हैं, एक्शन कर रहे हैं उस सरफेस पे, और उसके सामने से अपोज में अपन को कोई फोर्स फील होता है, तो वो फ्रिक्शन होगा। कांटेक्ट में होना चाहिए बॉडी, अगर कांटेक्ट में नहीं है तो फ्रिक्शन नहीं होगा। जिस एक्शन पे, जिस भी चीज़ पर हम कुछ कर रहे हैं काम, किसी सरफेस पे अपन ने कुछ रखा हुआ है या फिर कुछ स्लाइड करवा रहे हैं, तो कांटेक्ट है ना उस सरफेस के दोनों के बीच में। अपन राइड करवा रहे हैं, किसको स्लाइड करवा रहे हैं, रोल करवा रहे हैं, तो उस पर अपन फोर्स लगा रहे हैं। फोर्स लगा रहे हैं तो एकदम से अपन ने थोड़ा सा पुश किया तो चलते जाना चाहिए। चलता इसलिए नहीं जाता कि फ्रिक्शन फोर्स है उसको अपोज करता रहता है, उसकी स्पीड को कम करता रहेगा। जब तक फोर्स लग रहा है तब तक ठीक है, जैसे फोर्स कम अपन ने छोड़ दिया, वो फोर्स कम हो जाएगा, एक टाइम पे जीरो हो जाएगा, फिर वो बॉडी रुक जाएगी, तो वो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है एक तरीके से। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन: स्टैटिक, लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन। ये 3 टाइप्स के फ्रिक्शन होते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन वो होता है जो रेस्ट में होती है कोई बॉडी, उस पर लगता है, उसके जब वो पिक्चर में आता है, जब कम्स इनटू प्ले, वो पिक्चर में तब आएगा जब कोई बॉडी रेस्ट में है। जैसे मैं खड़ा हूँ, आप खड़े हो, आप बैठे हो, तो रेस्ट पे है आपकी बॉडी, तो फ्रिक्शन किसकी वजह से? वो स्टैटिक फ्रिक्शन की वजह से। उस पर लगने वाला, जब आपके कांटेक्ट में, सरफेस के साथ कांटेक्ट में आपकी बॉडी का क्या है, सरफेस में आपके लेग्स हैं, तो कांटेक्ट में क्यों है? कांटेक्ट में है तो उस पर लगने वाला फोर्स कौन सा है? जो उसको वहीं पे रखा हुआ है, रेस्ट में रखा हुआ है, जो फोर्स उस पर लग रहा है, फ्रिक्शन अपोज करने वाला, उसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहेंगे। तो स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टेड फ्रिक्शन है, और विच इज़ इंक्रीजेज एज द अप्लाइड फोर्स इंक्रीजेज। तो स्टैटिक है जब आप रेस्ट में हो, जब उस पर लगने वाला, आपकी बॉडी के सरफेस के कांटेक्ट पे जिस पे आप खड़े हो, लगने वाला फ्रिक्शन जो अपोज कर रहा है, वो फ्रिक्शन होगा रेस्ट फ्रिक्शन या फिर स्टैटिक फ्रिक्शन, जिसको हम टर्म करते हैं। तो इसकी वैल्यू होती है व्यू आर म्यू, तो आपको कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, आर नॉर्मल रिएक्शन जो उस सरफेस के कांटेक्ट पे आपको लग रही है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन थीटा, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, थीटा की वैल्यू में तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, टेन थीटा के टर्म्स में लिख सकते हो। और लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है? लिमिटिंग फ्रिक्शन वो होता है जो अपन ने बॉडी, अपन बैठे हुए रेस्ट में, अपन चलने की कोशिश कर रहे हैं, बॉडी को अपन को पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे ही वो अपन पुश करते हैं, वो मूव करने से पहले जो फ्रिक्शन होता है ना, जो उसके पिक्चर में आता है, जैसे बॉडी ने स्लाइड किया, बिगिनस टू स्लाइड, मतलब जस्ट बिगिन करने वाली, स्लाइड स्टार्ट ही होने वाली है, उस वक्त जो पिक्चर में आता है, मोशन में आने वाली कोई बॉडी, तो उस वक्त जो सरफेस पे लगता है और उसके बीच में फोर्स लगता है, दोनों के कांटेक्ट सरफेस के बीच में फोर्स लगता है, तो उस फ्रिक्शन, उस स्टैटिक फोर्स को, या स्टैटिक तो नहीं कहेंगे, उस फोर्स को हम कहेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन। वो मैक्सिमम फोर्स होता है जब अपन किसी भी बॉडी को या फिर पुश करते हैं, तो भाई स्टैटिक से रेस्ट से, स्टैटिक मतलब स्टैटिक रेस्ट पोजीशन से अपन उसको मोशन में लाएंगे, तो उस वक्त जो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आने वाला मोशन की, जो उसको रेस्ट से चेंज करके मोशन में लेके आए, उसको ट्रांजिट करे, मतलब स्टैटिक रेस्ट
पोजीशन से उसको मोशन वाली पोजीशन में कंटिन्यू करे, उनके बीच में जो लगने वाला मोशन होता है, जो फोर्स होता है, जो उसको लग रहा है, जब अपन उस पर फोर्स लगा रहे हैं कि उसकी जो पोजीशन वो मोशन में आ जाए, तो किससे, रेस्ट से लेकर काइनेटिक तक या फिर मोशन में आ जाए। तो जब तक वो मोशन में नहीं आती, उस पर लगने वाला उन दोनों के बीच में जो फोर्स है, जो रेस्ट कर रहा है, जब तक अपन फोर्स लगाए जा रहे हैं भाई रेस्ट से ही उसमें पहुंच जाए, तो वो जो बीच का फोर्स होगा, जो स्लाइड करने से पहले या फिर मोशन करने से पहले जस्ट, और स्टैटिक के बाद में, रेस्ट से बाद में, उन दोनों के बीच का जो जो फोर्स होगा वो तब कम्स इनटू प्ले आएगा, और बॉडी जस्ट बिगिन टू स्लाइड ओवर अनदर सरफेस, वो स्लाइड करेगी या फिर मूव करेगी, उसको हम कहेंगे मैक्सिमम फोर्स होता है कि अपन बॉडी की पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, स्टैट रेस्ट से लेकर उसको अपन मोशन में ला रहे हैं। तो उस वक्त का जो फोर्स होता है, जो रेस्ट करता है उसके ऊपर, वो रेस्ट कर रहा है उसके अगेंस्ट अपने फोर्स के जो अपन उस पर अप्लाइड कर रहे हैं, उसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहेंगे। उसकी वैल्यू भी म्यू आर होती है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन आ जाएगा, जैसे कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन आया, और आर नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा। काइनेटिक फ्रिक्शन होता है जब बॉडी मूव कर चुकी है, अपने रेस्ट से मूव तक लेके आ गया, मूव को कंटिन्यू कर रहे हैं, मूव ही कर रही है बॉडी, तो उस पर लगने वाला फोर्स होगा काइनेटिक फ्रिक्शन। इसके टू टाइप हो जाएंगे, स्लाइडिंग, रोलिंग हो जाएगा। स्लाइडिंग होता है कि जो बॉडी पे लगने वाला, रोलिंग पहले पढ़ लेते हैं। रोलिंग होता है कि जो बॉडी पर लग रहा है, बॉडी सिलेंडर होता है, सिलेंडर पे रोलिंग करते हैं अपन, उसको स्लाइड करवाने की जगह हम रोलर प्रेफर करते हैं, कि रोलर क्या होता है, रोलिंग फ्रिक्शन बहुत कम होता है उसकी वैल्यू, और बहुत कम लगता है, नेग्लिजिबल के बराबर ही होता है लगभग स्टैटिक और बाकी फ्रिक्शन के, लेकिन लगता है, लेकिन हम कह सकते हैं नेग्लिजिबल तभी हम रोल कराते हैं। कोई बॉडी सर्कुलर होती है, सिलेंड्रिकल होती है, इसमें फ्रिक्शन लगने वाला फोर्स जो होता है अपोज करने वाला, वो बहुत कम होता है, इसलिए रोलिंग फ्रिक्शन होता है जो लगने वाला। तो इसलिए हम रोलिंग फ्रिक्शन करवाते हैं भाई, इसको हमें अपना फोर्स इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं लगाना पड़ेगा, रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कम होती है। और स्लाइडिंग होता है जो हम स्लाइड करवाते हैं, किसी भी धक्का देते हैं बॉडी पे, ऑब्जेक्ट पे, स्लाइड करती है, वो जाती है, तो वो ज़्यादा होता है रोलिंग फ्रिक्शन से, उसकी वैल्यू हाई होती है। तो हम प्रेफर करते हैं कोई रोल हो जाए, फिर उसके बाद नहीं होता तो फिर स्लाइड करवाते हैं। तो बॉडी स्लाइड ओवर द अनदर बॉडी, कॉन्टेक्ट में हुई चाहिए, फ्रिक्शन इज कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और रोल्स करती तो रोलिंग फ्रिक्शन आ जाएगा। और ये नेसेसरी कंडीशन है, ये हम पढ़ेंगे कल। मैंने आपको बता दिया इनका कि किसको क्या कहते हैं, समझाया आपको मैंने, और कैसे प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ होते हैं, किसको हम देख के बता सकते हैं कि कौन सा फ्रिक्शन है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। थैंक यू।